और बीजेपी और कांग्रेस, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। और अगर कोई अंतर है तो कांग्रेस इज अ मोर डेंजर देन बीजेपी। बीजेपी वालों को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो खुलकर हमारे लोगों पर हमला करते हैं, तो हमारा हर आदमी जागृत हो जाता है साले बदमाश लोग। पहली बात तो ये है कि 2 अप्रैल 2018 के दिन जो हुआ वो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा और इतिहास में इस बात को हम लोग भूलने नहीं देंगे और इसको लगातार याद रखेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को इतिहास भुला देने का काम कराता है। मगर 2 अप्रैल के दिन हमारे लोगों ने शहीदी स्वीकार की और स्वीकार करने के बाद जो हक अधिकार एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट का जो डायल्यूट किया जा रहा था उसको बरकरार रखने के लिए भारत बंद करवाया और उसमें 13 लोग शहीद हुए। उसके मेमोरी में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति कोई संगठन नहीं है, एक ऐसा मंच है जो भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो हजारों लाखों संगठन हैं, वो संगठन इकट्ठा आकर हम लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके नीचे आकर हम सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको झुका सकते हैं। 2 अप्रैल 2018 को हमारे लोगों ने एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट को जो डायल्यूट करने का काम किया गया था उसको दोबारा हासिल किया। तो जिस तरह से ये दिवस शहीदों के स्मरण के लिए याद रखा जाना चाहिए, उसी तरह से इसे बहुजनों के विजय उत्सव के रूप में भी याद रखा जाना चाहिए। मगर 2 अप्रैल का जो दिन है वो दिन में ज्यादातर एससी और एसटी के लोगों ने ही ये भारत बंद रखने का काम किया था। इसमें बहुत बड़े संख्या में बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी के लोगों का सहभाग नहीं था। 5 मार्च 2019 को जो भारत बंद करवाया गया संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड क्लासेस के लोग और माइनॉरिटी के लोग, सभी लोगों ने मिलकर भारत बंद करने का काम करवाया। और दूसरी एक और अहम बात है, 2 अप्रैल 2018 को हमारे 13 लोग शहीद हुए, शहीद कर दिए गए। 5 मार्च 2019 को जो भारत बंद हुआ, उस अनुभव से सीखकर एक भी आदमी को शहीद किए बगैर हम लोगों ने भारत बंद 5 मार्च को 19 को किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 पॉइंट रोस्टर रद्द करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए मजबूर किया। तो ये इसलिए संभव हुआ
क्योंकि हमने उस समय प्रण किया था कि हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं किया जाएगा और संगठन के दिशा और निर्देशन में जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति थी उसके नियंत्रण निर्देशन में सारे देश भर में भारत बंद किया जाएगा। तो निश्चित रूप से साथियों इसका फायदा हुआ, अनुशासन में हुआ, एक भी आदमी मारने के लिए उनको मौका नहीं मिला और हम लोग अपने मकसद में कुछ हद तक सफल भी हुए। तो ये भी एक सबक है, आने वाले समय में लड़ाई लड़ने का हमको तरीका निश्चित रूप से अनुशासन के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के लिए हम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, तैयार करना होगा। एक और बात भी इस मौके पर मैं यहां पर घोषित करना चाहता हूं कि ये जो 13 लोग शहीद हुए उस समय उन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने हमारे 13 लोगों को शहीद किया। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी ने जिन लोगों को जेल में डाला था वो लोग अभी भी जेल में बंद है। बीजेपी के लोगों ने लोगों को मारा, जेल में डाला, कांग्रेस की लोगों ने अभी तक भी उन लोगों को नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस इनमें कोई खास अंतर नहीं है और अगर कोई अंतर है तो कांग्रेस इज अ मोर डेंजर देन बीजेपी। जो मेरा अपना 42 साल का तजुर्बा है उसके कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग छुपके से हमला करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो खुल्लम खुल्ला हमला करते हैं कम से कम हम उनसे अपना बचाव तो करने लायक होते हैं। बीजेपी वालों को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो खुलकर हमारे लोगों पर हमला करते हैं तो हमारा हर आदमी जागृत हो जाता है। साले बदमाश लोग, बीजेपी वाले बदमाश लोग हैं, हमारे लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता बीजेपी के बारे में। कांग्रेस वाले हमारी बोली बोलते हैं, हमारा वोट लेते हैं, सत्ता में आते हैं और फिर हमारे ही पिछवाड़े पर लात मारते हैं। तो कांग्रेस इज अ मोर डेंजर देन बीजेपी। 21% खतरनाक कांग्रेस है, 19% खतरनाक बीजेपी है। कुछ लोगों को लगेगा कि वामन मेश्राम बीजेपी के साइड में झुका हुआ तो नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं, ऐसे बददिमाग लोग भी बहुत है। उन बददिमाग लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के खिलाफ भी लड़ने के लिए हम पीछे नहीं है। गुजरात में बीजेपी के लोगों ने मुझे जेल में डाला था, वहां बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए हम पीछे नहीं है। मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर के साथ जो जाति हुई जब वो जीवित थे तो क्या बीजेपी थी क्या? दुसाद जी, बीजेपी साली पैदा ही नहीं हुई थी। बाबा साहब जब जीवित थे तो बीजेपी थी नहीं, जनसंघ था तो उनको कैंडिडेट खड़ा करने के लिए आदमी नहीं मिलते थे। बाबा साहब के विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने बॉम्बे में काजोड़कर नाम का 7वीं फेर आदमी शेड्यूल कास्ट का खड़ा किया था।
और उसको 25,000 रुपया, जिसकी कीमत आज के तारीख में 2.5 करोड़ से ज्यादा है, इतना पैसा बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए दिया था। और इस वजह से बाबा साहब आंबेडकर चुनाव हार गए थे 7वीं फेल आदमी से। ये तो कोई बीजेपी ने तो नहीं दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, ऐसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के और एक व्यक्ति थे, ऐसे 3-4 लोग थे जो समाजवादी आंदोलन के थे। उनके विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। वो कांग्रेस के विरोध में लड़ते थे, फिर भी उनके खिलाफ में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया नेहरू ने। बाबा साहब आंबेडकर ने देश का इतना बड़ा संविधान लिख कर दिया, अगर एक आदमी लोकसभा में चुनकर गया होता, क्या जवाहरलाल नेहरू के बाप का कुछ जाता क्या? मगर बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में 7वीं फेल आदमी को खड़ा किया और वो चुनाव जीत सके। इसके लिए 25,000 रुपया, 52 के 25,000, आज का 2.5 करोड़ से भी ज्यादा होता है। और उस समय 2,000 रुपया खर्चा करने की अनुमति थी पटेल साहब, मगर नेहरू ने 25,000 खर्चा करवाकर बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में हरवाया। बीजेपी तो उस समय थी ही नहीं। मैं केवल बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले, संविधान की समीक्षा करने का जो आइडिया है वो जवाहरलाल नेहरू का था। और सरदार स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी बनाई थी संविधान के समीक्षा की। चौधरी साहब, सरदार स्वर्ण सिंह, आपने नाम सुना होगा, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, उनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा की समिति नेहरू ने बनाई थी। नेहरू ने रिजर्वेशन के विरोध में सीक्रेट लेटर सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। एक कुछ बातें बता रहा हूं, कुछ बातें टेस्ट करने के लिए, जैसे अचार को चाटा जाता है उसके चाटने के लिए कुछ दे रहा हूं। बहुत है, 1000 पेज का किताब लिख सकता हूं कांग्रेस के विरोध। इतना डाटा मेरे पास में है। खुद बाबा साहब आंबेडकर ने किताब लिखा, चौधरी साहब, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया जाए, क्या सलूक किया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। यह किताब बाबा साहब की लिखी हुई किताब है। और वो अगर किताब आप पढ़ोगे, वो हैरान करने वाली जानकारी वहां पर है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि सारे लोग बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, यहां भी बीजेपी के बारे में ही बोल रहे हैं, कुछ लोग समझदार लोग भी कांग्रेस के बारे में भी बोल रहे हैं। देखो, हमारे यहां बहुजन एजेंडा घोषित किया गया और हम वो तमाम पार्टियों के लोगों को कह रहे हैं भाई ये एजेंडा की बातें स्वीकार करो, मगर मैं मानता हूं वो इस एजेंडे की बातें स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे तो अमल नहीं करेंगे। जहां अमल करने का मामला आएगा, हम ही लोगों को अमल करना पड़ेगा। और अगर हमको अमल करना होगा तो हमें विकल्प की दिशा में, अल्टरनेटिव की दिशा में आगे बढ़ना होगा। केवल एजेंडा इशू करने से हमारा मामला हल नहीं होगा। एजेंडे पर अमल करने की राजनीतिक ताकत हमारे अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। इसके लिए भविष्य में हमको काम करना होगा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जो लोग हैं, वो लोग इसके बारे में विचार करेंगे। मैं भी वहां एक सदस्य हूं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ये कोई हमारा संगठन नाम से भारत मुक्ति मोर्चा का नहीं है, मगर हम भी वहां एक सदस्य है। दूसरे भी बहुत सारे संगठन के लोग हैं। तो ये इसलिए हम लोग इसमें शामिल होकर काम कर रहे हैं क्योंकि समाज की सारी ताकत इकट्ठा होनी चाहिए। और इकट्ठा होनी चाहिए। संकट काल का समय है। संकट काल के समय में ईगो लेकर बैठने का कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए ये बात साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं।